दोस्तों अगर रुपी की बात करें तो रुपी ऑलमोस्ट 94 आ चुका है, बहुत ही वीक हो चुका है। आपके क्वेश्चंस लेने के पहले मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि रुपी का क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में। तो अगर देखिए 94 आ चुका है, बातें चले कि ये 95 97 इवन 100 की बातें आने लगी कि डॉलर के सामने वीक होगा। ऑफकोर्स जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, लेकिन अभी वीक रुपी में कौन से सेक्टर्स को इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करते हैं। तो देखो वीक रुपी जब होता है तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए नेगेटिव होता है। तो एक्सपोर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फार्मा सेक्टर लेते हैं तो फार्मा सेक्टर के लिए उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। फार्मा सेक्टर का एक पिक्यूलर थिंग क्या होता है कि वो अपने मार्जिन भी एक्सपांशन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो रुपी का जो इंक्रीज आता है ना, और वो डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं ना कि माल बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं रुपी का भी उनको डेप्रिशिएटिंग रुपी का उनको बेनिफिट मिल रहा है। और वही जो जैसे सिप्ला हो, लुपिन हो, ऐसे हमारे मोस्टली फार्मा कंपनीज हो 70-80% एक्सपोर्ट करते हैं। तो फार्मा कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी भी हमारी एक अच्छी पकड़ है। और इस बार भी अगर आप देखो तो यूएस ने जब टैरिफ लगाया तो हमारी जेनरिक दवाइयाँ यानी ओवरऑल फार्मा में नहीं लगाया था, जेनरिक दवाई हमारी मैक्सिमम वर्ल्ड में हमारी बिकती है, तो वो वहाँ फार्मा सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट है। आप बोलोगे आईटी सेक्टर में भी बेनिफिट है। वेल आईटी सेक्टर की एक ही बात है कि देखो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर अगर आप देखो तो पिछले 20 साल में अगर हम लोग देखें तो 45 था रुपी 20 साल पहले, और अभी ऑलमोस्ट 94 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल से जितना हो चुका है। लेकिन मार्जिन्स बड़े नहीं है कभी भी आईटी के, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं उनकी सैलरी बढ़ती है और कहीं ना कहीं नो नेगोशिएशन में रुपी वीकनिंग आ जाता है, और वहाँ प्रॉब्लम बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्लॉजेस भी ऐसे होते हैं। लेकिन जो फार्मा कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं तो वहाँ ऐसे सब नहीं होते, तो इस तरह से आईटी में इतना बेनिफिट नहीं मिला है। प्लस एआई का इम्पैक्ट है एंड ऑल दैट, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा लंबा खींचेंगे, तो 1-1.5 साल अभी भी पता नहीं है क्या होने वाला है। तो मैं आईटी में इतना बुलिश नहीं हूँ, हाँ, लेकिन फार्मा में है। केमिकल आप मिक्स कह सकते हैं। केमिकल में क्या होता है कि कभी कभी रॉ मटेरियल भी हम लोग बाहर से लाते हैं, तो केमिकल कंपनीज तो वो अगर कहते हैं ना कि करेंसी का इम्पैक्ट वहाँ आता है, तो सामने आपका एक्सपोर्ट भी अच्छा है, जैसे यूपीएल हो या वैसे सब दीपक को उनके बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट 80-90% 70% सॉरी, तो वहाँ बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो रहा है। और लेकिन पूरी जो यूएस और यूरोप में जो वीक डिमांड है वहाँ अगर आप देखो तो उसके वजह से भी केमिकल सेक्टर पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है, और वो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है उनके प्रॉब्लम आएगी। ऑटो एंसिलरी के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में काफ़ी हद तक अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप देखो वाया थ्रू कनाडा यूएस में करे या यूरोपियन कंट्रीज़, तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही फेवरेट एरिया है हमारे ऑटो एंसिलरी के, तो वहाँ अगर आप देखो तो पॉजिटिव है। वहाँ अगर आप नो इसका इम्पैक्ट अच्छा आता है, तो ऑटो एंसिलरी के लिए काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन ऑटो एंसिलरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाय द वे आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं ले लूँगा। अभी ये सेशन यानी ये 10 मिनट बात कर लेते, फिर हम लोग आपके क्वेश्चन भी लेंगे। और आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को देखना चाहते हो तो मैंने लिंक दिए, जाके ज़रूर देखिएगा। गाइस मैं देखता हूँ कि काफ़ी हज़ारों में वीडियोस देखते हैं, लेकिन लाइक एंड शेयर कम हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू शेयर इट इफ़ यू लाइक इट। ओके, बात करते हैं अभी एग्रो केमिकल्स के लिए। एग्रो केमिकल के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि ये जो एलएनजी का सप्लाई रुका हुआ है, और कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं गैस की ज़रूरत होती है, और वो अभी सोइंग सीज़न चालू हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रो में इवन तो हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, क्या प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आएगा वो देखना रहेगा। अगर इम्पैक्ट आता है तो इन सब स्टॉक्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो एग्रो में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। अगर आप मुझे सच बोलो ना तो जैसे आईटी ले लो, फार्मा, केमिकल, ऑटो एंड से एग्रो, आई थिंक आई एम वेरी मच पॉजिटिव इन फार्मा कंपेयर टू ऑल दैट। ऑयल एंड गैस के लिए ये कम्प्लीटली नेगेटिव है। ऑयल एंड गैस अगर हम लोग अभी थोड़ा हम लोग नेगेटिव की बात करें तो ऑयल एंड गैस के लिए सिंपल है, अगर रुपी वीक होता है तो यानी आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे,
ओएमसी के लिए एंड ऑल दैट, तो उनके लिए ये पूरा नेगेटिव हो जाता है, तो उनको वहाँ मार्जिन्स में इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है। एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि डॉलर कॉस्ट जो इम्पैक्ट आता है वो भी बहुत बड़ा होता है। एएमसी एविएशन के लिए तो ऐसे भी ऑयल ऊपर जाता है तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, इसमें भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो जैसे ये जो कंपनीज़ है अपनी स्पाइस जेट हो या इंटरग्लोब एविएशन हो, उसमें इम्पैक्ट है। इंटरग्लोब हमारे पास भी था, हमने भी वो सेल काफ़ी टाइम पहले बोलते हैं, जब वो फियास्को हुआ था ना आई थिंक तब से ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें भी अल्टरनेट एयरलाइंस लानी चाहिए, तो तब से इवन आई एम वेरी मच नेगेटिव। दूसरा एक सेक्टर जो डायरेक्टली इसमें इम्पैक्ट हो सकता है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में क्या होता है कि आपके जो इंपोर्ट होते हैं कुछ कुछ जो रॉ मटेरियल, वहाँ आपका डायरेक्ट रुपी अगर वीक होता है तो उस पर इम्पेक्ट है, तो उनके मार्जिन में इशू हो जाता है। अभी देखो कि ये जीएसटी रैशनलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एफएमसीजी को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ एफएमसीजी करंटली। तो या वो इनपुट्स के वजह से मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा सप्रेस रहेगा। ईएमएस सेक्टर के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए भी होता है नेगेटिव, क्योंकि काफ़ी हद तक चाइना से इंपोर्ट होता है, और वहाँ भी अगर हमारा रुपी वीक होता है तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है। ऐसे ईएमएस सेक्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी स्कोप है, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट एक अच्छा खासा इस पे रहता है। और एक बाद में अगर हम लोग बात करें बाकी सब सेक्टर्स में जो है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जो आप रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट है। लेकिन रुपी वीक होना कुछ ही सेक्टर के लिए फ़ायदा है, जैसे मैंने बोला फार्मा आईटी के लिए भी फ़ायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है, और बाकी सब में भी अभी रुपी कहाँ जा सकता है, दैट इज़ द मेन थिंग। 94 तो पहुँच गया है, तो अगर आप देखो कि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो ये रुपी या आपको 95 97 क्या और नीचे जा सकता है। 100 की भी मैंने बातें सुनी है, क्योंकि रुपी वीक इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रुपी आपको वीक रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट आरबीआई इज़ डूइंग। आरबीआई अभी बचाने नहीं जा रहा है, रुपी अगर डेप्रीशिएट हो रहा है तो उसको डेप्रीशिएट होने दे रहा है, एंड दैट इज़ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो इंपोर्ट हैवीली करते हैं उनके लिए ये नेगेटिव है। आप बोलेंगे टेक्सटाइल आपने बगे, हाँ यार टेक्सटाइल, सॉरी मैं रह गया, टेक्सटाइल में भी डायरेक्ट फ़ायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक्स इशू और अभी भी थोड़े कहते हैं ना ट्रेड डील का अभी पता नहीं चले, तो फ़ायदा होगा आगे जाके। तो वही है, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो, लेदर हो, उन सबको बचाने के लिए रुपी वीक रखा भी जाता है। गवर्नमेंट इसलिए भी आरबीआई इसलिए रखते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को इम्पैक्ट ना है। टेक्सटाइल को फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं, अभी जो इश्यूज चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, तो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके फ़ायदा होगा, लेकिन एक दो क्वार्टर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लॉस आए कुछ क्वार्टर के वो हमें वहाँ दिखेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है। बट यस ओवरऑल अगर मुझे बोलो कि क्या है रुपी वीक होना ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, तो इतना पॉजिटिव नहीं है, बट क्योंकि हमें एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बचाने हैं वी हैव टू कीप इट वीक, ओके। और अभी भी आगे जाके वीक ही रहेंगे, क्योंकि अभी ये जो वॉर हुई उसके वजह से और क्वार्टरली अर्निंग्स डिले हो सकती है, और एट द एंड कहते हैं ना इम्पैक्ट बड़ा होता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो रुपी वीक होता है तो एफआईआई का आता है, एफआईआई यहाँ से निकलने लगते हैं। एफआईआई की सेलिंग देखो, ये मार्च में ही आई थिंक 1 लाख रुपये क्रॉस हो चुकी है, 1 लाख करोड़, सॉरी 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुके हैं, यानी सोचो कितनी सेलिंग आ रही है। तो रुपी वीक होता है तो एफआईआई भी भाग जाते हैं, तो है इश्यूज, लेकिन आरबीआई भी कुछ कर नहीं सकता। और आई थिंक रुपी को प्रोटेक्ट भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि लेट इट फाइंड देयर ओन फीट, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबली इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, अभी भी हम लोग उस तरह के जीडीपी में भाग नहीं रहे। तो अब देखो चाइना ने भी इतने सालों में अपनी करेंसी वीक रखी है ना, तभी जाके वो ऊपर आया है, तो हमें भी वीक रखनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए आपके क्वेश्चंस लेते हैं, और जो आपके क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। राजजोत सनाबेन 1242 सर जियो फाइनेंस के बारे में बताएं। वेल जियो फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली, और स्टॉक अच्छा खासा नीचा है, हाँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर जियो फाइनेंशियल की मैं बात करूँ, अपने टॉप से ऑलमोस्ट ये
इफ़ यू नो 40% डाउन है। और आगे जाके उनके जो सभी सेगमेंट है, जो एएमसी है, ब्रोकिंग है, फिर जो क्रेडिट कार्ड लोन ग्रोथ और वो सब हाउसिंग में भी आने वाला है, तो उन सब में आई थिंक आगे जाके बढ़ेगा। तो यस, आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव। ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करेगा। और आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो आप ज़रूर वो भी देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। शंकर 237, 2 दिन के ताजिक फ्राइडे को गायब हो गए, एक ही दिन में, पता नहीं क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया। सोमनाथ जी धन्यवाद धन्यवाद। टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट एनएमडीसी, वेल एनएमडीसी की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक अभी अगर आप देखें तो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ये क्रिटिकल 47% डाउन है। क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के वजह से ना एनएमडीसी हो या जेएमडीसी काफ़ी फोकस में रहे, लेकिन आपको ये समझना है कि ये क्रिटिकल माइनिंग का जो होगा ना वो ऑलमोस्ट 2027 एंड ऑल दैट वहाँ तक चलेगा, प्रोडक्शन आएगा एंड ऑल दैट, तो उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है अभी भी टाइम लगेगा। सो ऐसा नहीं कि तुरंत इम्पैक्ट आने वाला है। तो आपको ये सब देख के चलना। मुझे बताओ तो मेटल स्टॉक सेक्टर में आपको जाना है तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो देखिए कंपेयर टू एनएमडीसी। दैट इज़ व्हाट आई फील। अनलेस डायरेक्टली हम पे पता चले कि हाँ यहाँ फ़ायदा होने वाला क्रिटिकल माइंड, तो ही आप जाइए। के 19001 टीवी पर पॉडकास्ट में बैंक बंद हो जाएंगे, बैंक क्राइसिस पता। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू टेक द क्वेश्चन। मिस्टर कमलेश मेल 2056 वेदांता में कब एंट्री ले? वेल वेदांता का आई थिंक ये जो डीमर्जर का है तो उसके लिए आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ऑफकोर्स ये स्टॉक अपने टॉप से इतना गिरा नहीं है, सिर्फ 13% ही डाउन है और अभी तो चीज़ें अच्छी लग रही है वेदांता के साथ। और आई थिंक डीमर्जर होगा ना तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो रखे रहो, डीमर्जर की वेट करो, फिर अब एंट्री लेने का आई थिंक थोड़ा नीचे आए तो फिर सोचो। अभी भी जिस तरह से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा शेकी है तो आप वेट कर सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। वेटिंग सीकिंग गुप्ता बोले 1676 है, वेटिंग फॉर द लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स आ भी सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि नो यूएस और ईरान की टॉक्स में कुछ आगे बढ़ा नहीं, ईरान ने ना बोल दिया है और ऑयल वापस $107 के आसपास आ गया है। तो आई थिंक वहाँ इम्पैक्ट तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा। नाउ वी हैव टू वेट एंड सी कितना इम्पैक्ट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो 22,000 के आसपास कहीं बॉटम बनाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है जितना लग रहा था। नेगोशिएशन होता है तो, लेकिन वही है, ईरान अभी छोड़ नहीं रहा है। ईरान अभी लेबनान की भी बातें कर रहा है कि वहाँ भी अटैक नहीं होना चाहिए, हिज़बुल्लाह की भी बातें कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। Sir, I want to enroll to your structure portfolio. How to do it? शमीन 1752 बोल रहे हैं। भाई शमीन, आई थिंक मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर की भी डिटेल्स में दे दूंगा, तो आई थिंक उनको भी कॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट। और किसी को भी गाइस इफ़ यू वांट नो यू कैन जस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दिए, माय टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। चले यहाँ तक रखते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। होप ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।